मैं ना खुद आपको कह रहा हूँ कि है ना, ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको एक नॉर्मल कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा। भाई प्रीएम्बल तो एक पेज का है, उससे 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, 15 क्वेश्चन पिछले सालों में उठा के देख लोगे। लेकिन आप इस बात को समझो कि ये चीज़ें प्रीएम्बल में ऑब्जेक्टिव समझेंगे ना, तब जाकर तो मीन्स टू ऑब्जेक्टिव समझ पाएंगे। पॉलिटी देखने को तो ऐसे बहुत सिंपल है, कुछ इतना है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना खत्म। लेकिन आप समझो कि पूरा का पूरा इंटरलिंकेज का काम है। जब मैं आपको इस इंटरलिंकेज में ये पढ़ाऊंगा कि जस्टिस है और एक तरफ इक्वालिटी है, इन दोनों को मैंने लिंक किया, क्योंकि जस्टिस तो हो इक्वालिटी तो हो रही है। सपोज अगर मैं किसी को प्रिविलेज नहीं दूंगा तो इक्वालिटी है, लेकिन जस्टिस नहीं है। ये दोनों लिंक करूंगा तब जाकर तो मैं आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और फंडामेंटल राइट्स को जाकर जस्टिफाई कर पाऊंगा, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को जस्टिफाई कर पाऊंगा। समझे? मैं बोलूंगा सोशल जस्टिस तो बोलूंगा आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, मैं बोलूंगा इकोनॉमिक जस्टिस तो मैं बोलूंगा वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैं बोलूंगा पॉलिटिकल जस्टिस तो बोलूंगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये सब चीजें इंटरलिंकेज हैं। ये मैं आपको पहले दिन नहीं बता सकता था, क्योंकि पहले दिन बताता तो आपको इतना समझ में नहीं आता। अभी आप धीरे धीरे अपन आगे पढ़ेंगे ना, जब जैसे आपने पहले अभी एक टॉपिक पढ़ा, अभी अपने पास एक ही टॉपिक है, अब मैं उसको इंटरलिंक किससे करूं जब आगे पढ़ा ही नहीं था। अब मैं 1, 2, 3 जब टॉपिक पढ़ लिया तो तीसरे टॉपिक में पहले दूसरे का जो इंटरलिंकेज है वो समझा पा रहा हूँ। पॉलिटिक्स ऑल अबाउट इंटरलिंकेजेस, ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल उठा लो, मैं आपको उसको प्रीएम्बल के किसी न किसी वर्ड से रिलेट कर सकता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव या ये नेचर को अचीव करना चाह रहा है। तो समझो ये अभी क्या जो अपना टॉपिक है ना, और अब मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इट इज मोर ऑफ अ अवेकनिंग या फिर अवेयरनेस काइंड ऑफ अ थिंग, एंड वो प्रीलिम्स के लिए मोर देन इनफ है। बट आप बोलो मेंस, तो मेंस के लिए जैसे जस्टिस है, उसके लिए पूरा 1 घंटा लगेगा समझने के लिए, क्योंकि उस पर जस्टिस से रिलेटेड कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा अपन को सब समझना पड़ेगा, उसको आर्टिकल से, केस लॉ से, सबसे रिलेट करना पड़ेगा। तो अभी फॉर अ स्टार्ट ये जो अपना है ना, ये प्रीलिम्स के बेसिस पे, या फिर आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, या आप नॉर्मल अगर आप एलएलबी कर रहे हो, किसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक नॉर्मल सिटीजन भी हो तो उसके काम आएगा। ठीक है, तो अपन अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्या आता है? लिबर्टी। तो लिबर्टी क्या बोलता है भैया? लिबर्टी मतलब साडा कहते रख कैसे लिबर्टी। अब अपना लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है? लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि 5 चीजें बोलता है। ठीक है, चलो तो इसमें अपन एक एक चीज को आगे समझते हैं कि एक्सप्रेशन कैसे, थॉट कैसे, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप कैसे, और उसको कैसे अपन जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, चलो एक बारी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। चलो ठीक है, अपन ये फॉर्मल को बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन समझते हैं लिबर्टी का मतलब क्या है। ठीक है, चलो लिबर्टी का मतलब ये हुआ कि मैं सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक्सप्रेशन वाला, एक्सप्रेशन ऑफ आपका लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। तो लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन में ऐसा है कि सपोज मेरे को किसी को इलेक्ट करना है, आप इलेक्शंस में इलेक्ट करना चाहते हो, लेकिन अगर इलेक्शंस में आपको इलेक्ट करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन तो चाहिए। इन्फॉर्मेशन चाहिए यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए। जब प्रेस ही मान लो खरीदी हुई होगी, वो आपको चीज़ें झूठी बताएगी, तो आप कैसे जाकर उसको, आपके डिसीजंस को, या आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे, या रीजनेबल ठहरा पाओगे, या जेन्युइन ठहरा पाओगे। सो लिबर्टी इज व्हाट? लिबर्टी ऑफ व्यूज, यानी कि आप किस तरीके के व्यूज रखना चाहते हो। चलो अब मैं आपको जेनजीज पे आ जाऊँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कॉलेज का ग्रुप है, जेनजी बोला हमको तो नहीं पढ़ना भैया, सारे मिलो छुट्टी डिक्लेयर करो। यहाँ तो जेनजी तो वेट करते हैं कोई महान नेता का किसी का स्वर्गवास हो जाए तो 1 दिन की छुट्टी मिल जाए तो मजा आ जाए अपने को। यहाँ जाकर ये तो अपनी हालत है कि लिबर्टी के नाम पे ही ऐसा करना चाहते हैं। चलो वो सबका अपना अपना वो है, लेकिन मतलब ये अपनी करेंट सिचुएशन चलती है कि भैया कोई महान नेता पड़ेगा तो चलो भैया स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, कॉलेज की 1 दिन की छुट्टी अपन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ तो ऐसा है कि भैया अगर वोटिंग वाले दिन पे छुट्टी मिलती है तो वोट करना सेकेंडरी होता है, वीकेंड पे मनाली जाने का प्लान पहले बनता है। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। देन द सेकेंड थिंग इज विच इज लिबर्टी ऑफ थॉट। तो अपन लोग ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किसी के थॉट्स को कैसे कंट्रोल करो। आप बोलो कि भैया इंडिया में तो आप गांधीज्म अप्रोच ही पढ़ोगे, नहीं, अपन ने पिछले लेक्चर में मार्क्सिज्म अप्रोच पढ़ा था। आपको थॉट यानी कि आपको सोचने की कोई नहीं रोक सकता, आपको सोचने का उसकी बंदिश नहीं है कि आप मार्क्सिस्ट का थॉट ही नहीं पढ़ो, आप लेनिन का थॉट ही नहीं पढ़ो, आप हिटलर का थॉट ही नहीं पढ़ो, नहीं, आप पढ़ो सबका। फॉलो अपन लोग थोड़ा बहुत गांधीयन करते हैं, गांधीयन भी पढ़ो और वो भी पढ़ो। तो ये अपना दिमाग के अंदर जो थॉट प्रोसेस है ना, उसकी लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। चलो लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, ये अपना तीसरा, मतलब ये तीनों वर्ड्स एक साथ मैंने लिए हैं। एक बात हो, मंदिर में घंटियाँ बजती है, नमाज प्रेयर ऑफर होती है, क्रिश्चियन की प्रेयर्स होती है। तीनों केस में ऐसा है क्या कहीं पे कि ये रिस्ट्रिक्टेड है कि ये नहीं करना? दोनों अपने लिमिटेड स्कोप में अलाउड है।
मंदिर में घंटे भी बजती है, आरती होती है, नमाज भी पढ़ी जाती है, क्रिश्चियन पीरियड्स भी होती हैं अपना क्रिसमस के टाइम पे या उनके फेस्टिवल्स के टाइम पे। तीनों चीज़ें अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है। तो बिलीफ फेथ एंड वर्शिप की अपने पास एक लिबर्टी है क्या? बिल्कुल है। आप ये समझो कि भारत में वो कितना सुनहरा नज़ारा होता है, कभी कभी न्यूज़ में आता है, कभी कभी आप यूट्यूब करोगे, कभी गूगल करोगे। गणपति फेस्टिवल के टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है कि ईद का टाइम वो दोनों कोइंसाइड करते हैं, यानी कि मस्जिद के सामने से नमाज का टाइम है और इधर गणपति का जुलूस निकल रहा है, लेकिन गणपति का जुलूस साइलेंट करते हैं उस थोड़े से ड्यूरेशन के लिए ताकि नमाज पढ़ी जाए। ये जो सुनहरा नज़ारा है ना, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं कहीं शायद, मेरे को नहीं लगता कहाँ देखने को मिलता है। ये है अपना भारत। ये भारत बनाया है किसने? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। उन्होंने दिया है लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। अगर उन्होंने नहीं दिया होता तो आज एक रिलीजन दूसरे को अप्रेस करता। अपन ने उस दिन सेक्युलरिज्म पढ़ा था, अगर अपन इमीडिएट ब्रेक कर देते ना कॉन्टैक्ट उसका स्टेट से, तो क्या पता दंगे फसाद हो जाते। कौन देखता कौन नहीं देखता, ये मैनेज कौन करता है? ये गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो ये जो नज़ारे हैं, ये जो ब्रदरहुड है ना, इसको अपन फ्रेटर्निटी से भी रिलेट कर सकते हैं। फ्रेटर्निटी अभी आगे जाकर अपन पढ़ेंगे। तो ये सारा क्या है? लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये अपना क्या है? ठीक है, मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। लिबर्टी में एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल होता है फ्रीडम, ठीक है। जो एक्सप्रेशन है ना अपने व्यूज़ का, ऐसा कहते हैं, गांधी जी कहते थे कि एक्सटर्नली तो अपन फ्री हो गए 1947 में, लेकिन इंटरनली आज भी अपन चेंज में है। उसका एक क्लासिक एग्जांपल बताऊं, मैंने अभी रिसेंटली कोई एक ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर था या घूमने वाला था, जो भी था, 24-25 साल का लड़का, वो इंडिया आया, उसने अपने व्यूज़ दिए, अच्छे दिए बुरे दिए, जो दिए दिए। लेकिन मैं आपको इतनी सी बात कह रहा हूँ कि उसकी आइडेंटिटी क्या थी कि वो ऑस्ट्रेलियन था, मतलब गोरा था बेसिकली। अपने तो होता ना कि इंडिया के बाद जो गोरे गोरे हो गए। मैं कह रहा हूँ अपन उनको एक सुपीरियर पर्सनैलिटी मानते हैं अपने आप ही। भाई कोई इंग्लिश बोल रहा है सुपीरियर, कोई गोरा है सुपीरियर। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको डीमीन नहीं कर रहा कि वो नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि अपन लोग इन्फीरियर है। भाई वो 24 साल का लड़का आकर व्यूज दे रहा है और उस व्यूज को न्यूज वाले कवर कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। अरे भाई वो 24 साल का लड़का, मैं ये नहीं कह रहा वो है, लेकिन वो हो सकता है अपने शहर में कुछ काम नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया में नशे फूकता रहता हो, कुछ करता रहता हो। अपन को क्या, अपने यहाँ पे 24 के यहाँ पे 20 साल के इंटेलेक्चुअल है। मैंने उस दिन देखा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट थी, उसमें 8 साल का बच्चा यंगेस्ट स्पीकर बना था। तो मैं ये कह रहा हूँ ये कम लोगों को पता होगा, और ये भाई साहब यूट्यूब पे छा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे छा रहे हैं, क्यों? जस्ट बिकॉज ये गोरे हैं। तो अपना है ना इंटरनली फ्रीडम है ना, अभी भी अपन चेंज में है, अभी भी अपन कंप्लीटली फ्री नहीं है। तो ये लिबर्टी, ये जो दिया है ना, अपना जो ऑब्जेक्टिव है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल में, ये उस ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने के लिए, इसलिए इतनी सारी चीज़ें होती है। हिंदी का प्रमोशन हो गया या फिर साउथ की लैंग्वेजेस का प्रमोशन हो गया, कुछ भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। क्यों? ताकि अपन नेटिव चीज़ों को प्रमोट करें। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज कि वो ऐसा है, वो बाहर के हैं तो उनको एक सुपीरियर पर्सनैलिटी माने, जो कि ब्रिटिशर्स ने अपने माइंड्स को चेंज में मान के रखने का करा था। क्यों फॉलो करते थे? बंच फुल ऑफ ब्रिटिशर्स, और पूरा वर्ल्ड, पूरे इंडिया को रूल करते थे। क्यों मानते थे भैया सुपीरियर है, ये सही बोलेंगे, यही सही करेंगे, हम तो कुछ भी नहीं है। वो जो है ना, उस शैकल्स को ब्रेक करने के लिए लिबर्टी अपना एक मोटिव रहा कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल में। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज इक्वालिटी। भाई इसको आगे फ्रीडम पढ़ेंगे ना, बहुत डीप टॉपिक है, बहुत डीप है, थीसिस लिख सकते हो, लेकिन अभी अपन को प्रीएम्बल तक सीमित करके पढ़ना है। अपन एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी अपना वो कहता है प्रीएम्बल। ठीक है, चलो अपन एक कहते हैं कि सर अब आपका पीडीएफ धारियों का धरना चालू हो जाएगा। सर रिजर्वेशन इनइक्वालिटी, वो जो कैसे? सर मैं हूँ एक कौन? एम्प्टीनेस एटीट्यूड किलर रोहन। अब पूरा नहीं लिख रहा यार, एम्प्टीनेस एटीट्यूड किलर रोहन। सर मैं इतना भयंकर पढ़ाई करके बड़ी मुश्किल से 85% लेकर आया, लेकिन उधर दूसरी साइड एंजल प्रिया ने क्या करा? एंजल प्रिया सर 79% लाई, या सपोज फॉर दैट मैटर 74% लाई, वो सीट ले गई, मेरे को तो सीट मिली ही नहीं। तो क्या हुआ सर? ये आप बताइए किस तरीके की इक्वालिटी है? ये तो क्लियर कट इनइक्वालिटी है सर। मैं एम्प्टीनेस एटीट्यूड किलर रोहन और ये एंजल प्रिया, उसके पास मेरे से 15% कम सीट, उसके पास मैं 15% ज़्यादा सीट मेरे पास नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ये बात मैं आपकी समझ गया। ये आपने जो बोला वो अनइक्वल ट्रीटमेंट है, वो बात आपकी एकदम ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि सपोज ये गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन में SC SC के लिए सीट रिजर्व कर रखी थी,
इसलिए हुआ। तो आप बोलोगे सर रिजर्वेशन तो इनइक्वालिटी ले रहा है। अगर रिजर्वेशन इनइक्वालिटी ले रहा है तो फिर मैं बोलूँ कि ये जो लोअर कास्ट है, ठीक है, अब ये क्या बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, बट अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का बिलीफ था ना, मैं उस बिलीफ की बात करूँ तो वो ये बोल रहा है कि सदियों से ये कास्ट को ऑप्रेस किया गया है, दबाया गया है। आज की तारीख में भी न्यूज़ आती है जब ये कास्ट सिस्टम के बेसिस पे इनको ऑपरेशन झेलने को मिलता है। आप एक बात बताओ, अगर इनको सदियों से ऑपरेशन झेलने को मिल रहा है तो एक सदियों से कुछ ना कुछ झेलते आ रहे हैं जो आप नहीं झेल रहे। तो वो जो इनइक्वालिटी है ना, जो आपको अभी नहीं दिख रही है, वो इनइक्वालिटी को बराबर करने के लिए रिजर्वेशन लाए हैं। तो रिजर्वेशन इज द टूल टू अचीव इक्वालिटी। आप समझो, अगर ये सदियों से ऑपरेशन झेल रहे हैं, इनका बैकग्राउंड इस तरीके से रहे कि भाई ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को डील करते करते आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर उस केस में आप जो कि आप एक हायर क्लास को बिलोंग करके आपको सारी एमिनिटीज मिल रही है हमेशा से, तो आप दोनों जब पीछे से इक्वल नहीं हो तो आगे से कैसे इक्वल होगे? तो जब आप दोनों अनलाइक हो तो आगे आप दोनों को लाइक ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा? तो अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अनलाइक। जो साथ वाले हैं उनको, अब आपके साथ वाला हो वो तो सेम होगा। आप बोलोगे भैया एक एम्प्टीनेस एटीट्यूड किलर रोहन है और एक एम्प्टीनेस एटीट्यूड किलर सोहन है, सोहन और रोहन को अलग अलग करो, बाकी सारी चीजें सेम होते हैं तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर अलग चीज है, यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ कास्ट है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इस कास्ट को आगे मौका मिले। जब भाई अब सरकार बन रही है कि किसी भी चीज में इनकी रिजर्व सीट्स हैं, अगर ये ऑपरेशन की वजह से आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, इनको सीट ही नहीं मिलेगी, तो ये अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इनको रिप्रेजेंट करने के लिए तो पावर चाहिए ना आगे। तो पावर को करने के लिए, इस इनजस्टिस को बराबर करने के लिए इक्वालिटी चाहिए। चलो, आपको ये समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है, चलो एक बार एक फोटो देखो। अब आपके हिसाब से ये है इक्वालिटी। ये तीनों को मान लो मैथ देखना है, यहाँ पर कुछ तो भी मैथ चल रहा है, ये छोटा, मीडियम, बड़ा, तीनों को सेम चीज दे दी। दिस इज इक्वालिटी, दिस इज एब्सोल्यूट इक्वालिटी। आप बोलो ये तो सर इक्वालिटी है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने लिखा है, प्रीएम्बल में अचीव्ड है। अब ये बताओ आप, ये जस्टिस है क्या? जब इस भाई को जरूरत 2 की है, इसको 1 की भी नहीं और इसको 1 की है, तो ये जस्टिस है कि नहीं? आप बोलो हाँ सर ये तो बढ़िया लग रहा है मेरे को। तो ये जो एक्स्ट्रा डब्बा है ना, दिस इज रिजर्वेशन। ठीक है, ये जो एक डब्बा है ना, दिस इज ऑल्सो समवॉट रिजर्वेशन। लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई आप इनको खड़ा करके बाकी सबकी जगह ही नहीं रखो, इनके पास भी जगह है, लेकिन इनको ऑलरेडी जब ये अपने पैरों पे यहाँ पर खड़े, तो इनको उस चीज की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल, महाभारत देखी है क्या? महाभारत में ऐसा कहते हैं कि भीम का जो पेट था ना, वो भरने के लिए बहुत मेहनत लगती थी, बहुत खाता था। अगर सबको बराबर रोटी मिल जाए तो भीम तो भूखा रह जाएगा और बाकी का पेट डबल भरा रहेगा। क्यों? उनकी डाइट ज्यादा है। तो भीम के लिए ज्यादा रोटी चाहिए, बाकियों के लिए कम चाहिए, तब जाकर जस्टिस होगा ना। एंड रिजल्ट क्या है? सबका पेट भरा हुआ होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आया कि ये जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है ना, दैट इज एक्चुअली टू अचीव इक्वालिटी। ठीक है, चलो एक और बात बताओ, स्पीड लिमिट होती है, कार की स्पीड लिमिट सपोज 80 किलोमीटर पर आवर है। आप बोलो सर इक्वालिटी, एम्बुलेंस की भी 80 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, है नहीं होनी चाहिए ना? एम्बुलेंस की कोई सी स्पीड लिमिट होती क्या? नहीं। तो ये इनइक्वालिटी है क्या? हाँ अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखो तो है, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? नहीं, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद मेंशन करता है कि भाई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अलाउड है, क्योंकि अपने को बाकी के टारगेट्स और बाकी के ऑब्जेक्टिव भी तो अचीव करने हैं, हमको बैलेंस करना है सब चीज़ों के बीच में। ऐसा भी नहीं कि आप यहाँ से इनको हटा ही दो, नहीं, इनको रखना भी है भाई, ये भी तो रखना है, लेकिन इनको भी मौका देना है। तो इसलिए अपन अब थोड़ा बहुत इक्वालिटी का कंसेप्ट समझे क्या? तो अपन एब्सोल्यूट इक्वालिटी फॉलो करते हैं क्या? नहीं, अपन एब्सोल्यूट नहीं करते। अपन लोग अगर एब्सोल्यूट कर देंगे तो अपन बाकी का ऑब्जेक्टिव जस्टिस वगैरह कैसे अचीव करेंगे? इसलिए अपन इक्वालिटी के केस में एब्सोल्यूट नहीं करते, अपन इक्विटी के कंसेप्ट पे जाते हैं। अपन लोग जस्टिस को उसके साथ रिलेट करते हुए अचीव करने का कोशिश करते हैं। देखो मैं आपको कह रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोलता है, आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी केस में वुमेन चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। क्यों? क्योंकि अपन एक वेलफेयर स्टेट है ना भाई, है कि नहीं है? तो अपन को वहां भी तो देखना पड़ेगा ना। आप अगर वुमेन को अप्रेस करते रहोगे, लगभग 50% मान लो अपना सेक्स रेशियो है, तो आप बोलोगे 50% ही भारत काम कर रहा है, 50% घर में बैठ के अगर बर्तन मांजे, तो फिर आप ये समझो कि आप अपनी हाफ कैपेसिटी पे काम कर रहे हो। आप उस एफिशिएंसी को समझो। जब बाकी बचा हुआ आधा भारत भी काम करेगा तो भारत कहां से कहां पहुंच जाएगा। इसलिए डिस्क्रिमिनेशन है, दिस इज नॉट इनइक्वालिटी बट अ स्टेप टू एनेबल इक्वालिटी।
सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, रिजर्वेशन इज वैलिड बट विद सम सीलिंग लिमिट एंड आल्सो क्रीमी लेयर कंसेप्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको भी अंधों की तरह फॉलो करते रहो, नहीं, आपको देखना है, आपको ये देखना है कि अपन आगे जाकर फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसको कैसे डिटेल में अचीव करते हैं। तो इक्वालिटी इज नॉट सेमनेस बट इट इज फेयरनेस। तो अपन लिटरल डेफिनेशन में नहीं जाएंगे इक्वालिटी की, अपन उसको विद अदर कंसेप्ट पढ़ेंगे, अपन उस ऑब्जेक्टिव के साथ बढ़ेंगे कि उस ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है। सो दिस सम्स अप व्हाट इज इक्वालिटी। तो फिर अपन एब्सोल्यूट इक्वालिटी पे जा रहे हैं क्या? नहीं, अपन इक्विटी के कंसेप्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब अपन को ये समझना चाहिए कि आप जो आज की तारीख में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स, आप लोकसभा या उनकी डिबेट देखोगे तो आप ये समझो कि ये बात हो रही 70, 75, 80 साल पहले की। भाई साहब उस टाइम पे पीडीएफ धारी हो ना, पीडीएफ हुआ करता था ना, ये इंटरनेट इतना था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कितना दिमाग लगाया होगा, आप उनके कितना थैंकफुल होने चाहिए कि उन्होंने क्या नेशन बिल्डअप करा है यार, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डअप करा है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपन आज भी रेफर कर रहे हो और एक एक पॉइंट को इतना बारीकी से समझ के, भारत को समझ के, भारत के मतलब एक किसी भी कोने में चल जाओ, इतना प्यारा इतना वास्ट भारत है, उसके किसी भी कोने, उसके लिए उस इंसान के लिए भी प्रोटेक्शन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके लिए है। एक चाय वाला बन के प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था भाई, कैसे उन लोगों की तो आपको उनकी ना पूजा करनी चाहिए, रोज एक उनके आरती उतारनी चाहिए, खासकर जब आप इस कोर्स से बिलोंग करते हो तो बेसिकली ये अचीव क्यों हो रहा है? क्योंकि ये उन्होंने सोचा। अभी आज की तारीख में आप डिबेट देख लोगे तो आज की डिबेट्स तो बहुत ही भाई साहब बहुत खतरनाक होती है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स का भी मौका मिले तो पढ़ना, तो आपको पता पड़ेगा कि भाई इंटेलेक्ट जो होता है ना वो अलग ही लेवल का था, वो तो डिग्रेड जैसा हो रखा है अभी। ठीक है, इक्वालिटी में फॉर्मल डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं जो आपको याद करनी है। इट इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रोविजन टू एडुकेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट इक्वालिटी बट प्रोपोर्शनल इक्वालिटी विच वी कॉल एज इक्विटी। 3 डायमेंशंस, सिविक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ठीक है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे सिविक इक्वालिटी कैसे, फ्रीडम आर्टिकल्स अपने 14 से 18, इकोनॉमिक डीपीएसपी बेसिकली वेलफेयर स्टेट, इक्वल राइट टू वुमेन एंड मेन और लाइवलीहुड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे बात होती है। पॉलिटिकल, किसी को भी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और क्या मिलना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो यानी कि आप ऐसा बोलो कि सर कोई क्रिमिनल है, सजा सुना रखी है, उसको भी देंगे क्या? नहीं। इलेक्टोरल रोल किसके बेसिस पे नहीं डिस्क्रिमिनेट होना चाहिए भाई, रिलीजन के बेसिस पे, रेस, कास्ट, सेक्स। बाकी कोई अगर लॉज बनाते तो उस लॉज को तो ऑब्वियसली अपन को फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट बेसिकली फॉर्मल इक्वालिटी एज डिफाइंड इन द प्रीएम्बल मी। नेक्स्ट अपना लेस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक है बट समझना बहुत जरूरी है। प्रीएम्बल में लिखा है अगर कोई एक वर्ड तो भाई उसके पीछे पता नहीं कितने डिस्कशन हुए होंगे, अपन आधे 15 मिनट का तो कर ही सकते हैं। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी को फॉर्मली पढ़ लेते पहले। अश्योरिंग, अभी इसने लिखा कैसे है अपने प्रीएम्बल में, अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। वाह वाह सर के ऊपर से। प्रमोशन ऑफ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड व्हिच इज एब्सोल्युटली एसेंशियल इन अ कंट्री व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ पीपल ऑफ मैनी रिलीजन एंड रेसेस। वर्ड्स यूज डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, embraces both psychological and territorial dimensions of national integration. It emphasizes emotional unity, social harmony, respect for diversity. सर कुछ समझ नहीं आया, सर के ऊपर से निकल गया। ठीक है, मेरे को पता है तुमको नहीं आएगा, इसलिए मैंने तुम्हारे टाइप के एग्जाम्पल लेकर आता हूँ हर बार ताकि तुमको समझ में पड़े कैसे। चलो ठीक है, 2 दोस्त थे भाई, एक का नाम है गौरव, ये अपना भाई प्रो मैक्स नहीं, प्रो इन थोड़ा बहुत गर्ल्स, ये थोड़ा वो रहता है ना एकदम हीरो माफिक कि कैसे बात करनी है। इसी का दोस्त है भाई शिवांक। ठीक है, शिवांक भाई बहुत ज्यादा नॉट प्रो इन गर्ल्स बेसिकली। ठीक है, नॉट प्रो इन गर्ल्स। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, गौरव ने भैया एक फ्रेंडशिप करी भाई, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाने का है, नॉर्मल फ्रेंडशिप करी। और इसने कहा किससे, फ्रेंडशिप से किसको बोला कि आप फ्रेंडशिप किसने करी, अपने कैरेक्टर में 2-3 जने फिक्स हैं कहानियों में। फ्रेंडशिप करी किसे, एंजल प्रिया से। अब वो तो एंजल प्रिया है पापा की परी। ठीक है, अब एंजल प्रिया से अब इनसे जब फ्रेंडशिप करी तो गौरव को ये तो पता था कि यार ये बेचारा मेरा भाई, ये तो नॉट प्रो इन गर्ल्स है। तो इसने एंजल प्रिया से बोला कि भैया तुम्हारी कोई दूसरी फ्रेंड है ना, कौन, वो रॉयल एंट्री वाली, वो रॉयल एंट्री ऑन 1 दिसंबर या फिर डैड्स प्रिंसेस वाली आता ना वो इंस्टाग्राम पे, रॉयल एंट्री भाई। तो वो वाली जो रॉयल एंट्री वाली है ना,
उसको यार ले आओ यार इधर, क्या मेरा भी फ्रेंड है, इसको भी मैं ले आता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल बात हो रही है, घर वालों के साथ बैठ के लेक्चर मत देखना, वरना बोलेंगे भाई ये क्या देख रहे हो, ठीक है। बोलना हमको यही समझ में आता है। रॉयल एंट्री वाली को ले, तो फिर इस गौरव ने क्या करा, चलो ठीक है शिवांग को लेके चले। तो गौरव ने क्या सोचा, एक्चुअली सोचा क्या, इसने सोचा भाईचारा, ब्रदरहुड। मैं खुद नहीं, मैं मेरे भाई की भी सोचूंगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज फ्रेटर्निटी, ठीक है। चलो फ्रेटर्निटी कैसे, promotion of the spirit of brotherhood which is absolutely essential in a country which is composed of people of many religions and race। ये दोनों अलग अलग है ना भाई, एक प्रो है नॉट प्रो है, अलग अलग, तो इन दोनों को साथ चलने के लिए ब्रदरहुड चाहिए कि नहीं कंट्री में। तो ये ब्रदरहुड के जो प्रमोशन है ना, ये कौन करता है, फ्रेटर्निटी। अब भाई तुमको बात समझ में, पता है मेरे को, ऐसी एग्जाम्पल ही तुमको समझ में आएंगे, ठीक है। तुम पढ़ लो बस, जैसे भी पढ़ना पढ़ लो, ठीक है। अब थोड़ा बहुत इसको फॉर्मली देखें। Emphasizes on emotional unity, social harmony, respect for diversity। भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उससे पहले पूछते हो कि भाई तू कौन सी कास्ट का या फिर कहाँ बिलोंग करते हैं, क्या आप उसकी डायरेक्ट हेल्प करते हो ना, क्यों, ये स्पिरिट कैसे है, ब्रदरहुड की स्पिरिट कैसे है, फ्रेटर्निटी से। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एवरी सिटीजन डिजर्व्स रिस्पेक्ट, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ह्यूमन वर्थ से, रिजेक्टिंग कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी, दिस इज अ सिंबल ऑफ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, इमोशनल इंटीग्रेशन, स्ट्रॉन्गर नेशनल आइडेंटिटी, प्रिवेंट्स डिविजिव टेंडेंसीज। इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कुछ भी सेपरेशन टेंडेंसीज आती है, उनको जाकर अपना इज ए कम्युनल हेट्रेड है, किसी भी एक कम्युनिटी के टुवर्ड्स हेट्रेड करना, ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए अपन ने फ्रेटर्निटी को चूज किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे रिफ्लेक्ट होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज से, बिकॉज ड्यूटीज आपके नेशन के टुवर्ड्स है। सिंगल सिटीजनशिप, पूरा आप यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया बिफोर एनीथिंग एल्स। आप एक हरियाणवी, आप एक महाराष्ट्रियन, आप एक मध्य प्रदेश राजस्थानी होने से सबसे पहले क्या हो, एक सिटीजन ऑफ इंडिया हो। सेक्युलरिज्म, सर्वधर्म संभव, अपन पढ़ चुके हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, किसी को भी किसी भी बेसिस पे अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। बैन ऑन अनटचेबिलिटी, दीज आर द आर्टिकल्स, दीज आर द थिंग्स विच आर इन कॉन्स्टिट्यूशन विच सिंबलाइजेस फ्रेटर्निटी, ठीक है। आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, ये मैंने एक्सीडेंट वाला दिया। कॉलेजेस या सोसाइटी में आजकल सब रिलीजन के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, आप सोसाइटी में रहते हो तो उससे क्या दिखता है, फ्रेटर्निटी। अभी पहले इतना नहीं होता था, अभी आप देखोगे तो हर फेस्टिवल को बहुत जोरों जोरों से सेलिब्रेट करते हैं। ब्रदरहुड, सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एवरी इंडियन इज एन इंडियन फर्स्ट, एंड बाद में मराठी, बंगाली, राजस्थानी, ठीक है। फ्रेटर्निटी एक ट्रिनिटी है, यानी कि ये तीनों, लिबर्टी और इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, दीज आर ट्रिनिटी। ये ट्रिनिटी मतलब तीनों एक साथ काम करते हैं, तीनों एक दूसरे के एब्सेंस में काम नहीं करेंगे। आप समझो, सेक्युलरिज्म, सिंगल सिटीजन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारी चीजें अपन ने दूसरे में नहीं पढ़ी क्या, पढ़ी है ना, अपन इक्वालिटी में पढ़ी है, अपन ने लिबर्टी में पढ़ी है। ये सारी चीजें एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती, एक दूसरे को सपोर्ट करती है। दीज आर स्टडीड इन द ट्रिनिटी। तो बेसिकली फ्रेटर्निटी अपना ब्रदरहुड, सिंबल ऑफ ब्रदरहुड दिखाता है, ठीक है। चलो फ्रेटर्निटी पढ़ लिया। अभी अब तक अपन ने प्रीएम्बल के हर एक वर्ड को तोड़ मरोड़ के एग्जाम्पल्स के साथ, निब्बा निब्बी, ये वो फलाना ढिमकाना, फॉर्मल इनफॉर्मल करके सब पढ़ लिया। एक दो क्वेश्चन और आते हैं प्रीएम्बल के, वो थोड़ा कंसेप्चुअल भी हो सकते हैं, प्रेजेंस से भी आ सकते हैं, वो अपन समझ लेते हैं ताकि प्रीएम्बल का पूरा चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक उनके लिए जो खुद को कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी समझते हैं, तो उनके सपोर्ट में, आपके सपोर्ट में कौन खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कंफ्यूज हो गया था एक क्वेश्चन पे, विच वाज इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैसे हुआ कंफ्यूज, पहले एक केस आया, बेरूबारी केस। बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, ये पार्ट नहीं है। देन एक लैंडमार्क जजमेंट आता है 1773 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिवर्स किया ओल्ड स्टैंड और बोलता है कि भैया प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसने कंफर्म भी किया था LIC केस में फिर कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एज ऑन डेट क्या चीजें हैं कि ये कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए प्रीएम्बल ने कैसे किया कि ये प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कैसे, क्यों, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भाई एक प्रीएम्बल एक रूल बुक है, ठीक है। रूल बुक है तो रूल बुक और विजन और मिशन स्टेटमेंट अलग हो सकता है क्या। आप बुक खोलोगे कोई भी अपनी, उसमें पहले विजन लिखा रहता है बहुत बारी, फिर आगे रूल बुक रहती है, तो दोनों वो उसका पार्ट ही है, वो अलग कैसे हो सकता है। चलो प्रीएम्बल को अपन कहते हैं ये बिल्डिंग की नींव रखी गई है, अगर बिल्डिंग की नींव रखी हुई है तो बिल्डिंग का ही पार्ट है ना, उसको अलग थोड़ी ना कर सकते बिल्डिंग से, तो प्रीएम्बल एक पार्ट तो है उसका। देखो कैसे, ये मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया था ना, इसको पार्ट मानने के लिए उसी को लेकर आया हूं। Whether preamble is a part of constitution or not, I emphasize that there is no room for any controversy for a motion was adopted. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में देखो, प्रीएम्बल डू स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये रहा
Volume 10, page 429, and it is actually this motion the court relied upon in the Kesavananda case to decide whether preamble is a part of constitution or not. क्या रीजंस ये थे उन्होंने उसको पार्ट मानने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वैसे ही अडॉप्ट किया था जैसे अदर पार्ट को अडॉप्ट किया था, सेम तरीके से मोशन पास हुआ था, एक्सेप्टेड हुआ था. द क्वेश्चन इज द प्रीएम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये देखो डिबेट्स में वॉल्यूम 10 पेज 429. इंडिया प्रीएम्बल वाज एनेक्टेड आफ्टर द रेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक यूएसए वे प्रीएम्बल वाज एनेक्टेड बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन वाज. यानी कि प्रीएम्बल इंडिया यूएसए, इससे अपन को एक और चीज क्या पता पड़ी, यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन से पहले प्रीएम्बल इनेक्ट किया गया था, अपने में कॉन्स्टिट्यूशन से पहले क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. लेकिन यहाँ पर इंडिया ने फिर प्रीएम्बल बाद में इनैक्ट किया, यानी कि उसकी समरी बनाई. तो जब समरी है तो उसका पार्ट उससे अलग तो है नहीं. तो बेसिकली इंडियन स्टैंड्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब उसके बाद आप पीडीएफ धारी जाओगे जब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा. पीडीएफ धारी हो, मेरे को एक बात हो, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? यस सर. प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? यस सर. प्रीएम्बल एनफोर्सेबल इन कोर्ट है? यस सर. नो सर. प्रीएम्बल एनफोर्सेबल इन कोर्ट इटसेल्फ इंडिविजुअली नहीं है. कैसे? वापस से तुमको मैं तुम्हारे तरीके की एक ही बकवास कहानी से समझाता हूं. कैसे? एक निब्बा उठा एक दिन एक निब्बा उठा 21 साल की उम्र में. ठीक है, 21 साल की उम्र हो गई उसकी. उसने कहा मैं शादी के लिए तैयार हो चुका हूं, मैं जा रहा हूं एंजल प्रिया से शादी करने. वापस से अपने लाइफ के अपने कॉन्सेप्ट, अपन को ये निब्बा निब्बी एंजल, आपको इनको थैंकफुल होना चाहिए. जब भी आपको रोड पे मिले बोलो सर आपने हमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया आपने हमको. एक निब्बा उठा, उसने कहा 21 साल का हो गया हूं मैं, मेरे को करनी है शादी, बोले तो बर्बादी. ठीक है, उसको करनी है शादी. जब शादी करनी है तो उसने बोला कि मैं शादी करूंगा. सुबह उठ के माँ बाप से लड़ गया, मम्मी पापा से लड़ गया. इधर मम्मी पापा फलाना ढिमकाना करके लड़ाई झगड़े. ये कह रहा है मैं शादी करूंगा. इधर से फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड हो रही है, याद है ना वो फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड. इसको आ गया गुस्सा, ये चला गया डायरेक्ट कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, माँ बाप के पास. सुप्रीम कोर्ट में बोला, याचिका लगाई. प्रीएम्बल में लिखा है लिबर्टी, प्रीएम्बल में लिखा है फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी. मैं प्रीएम्बल के बेसिस पे केस करता हूं कि मेरे को मेरी शादी करने दो मेरी मर्जी से. एक मेरी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है, मेरी लिबर्टी है, मेरा फ्रीडम है. मेरे को प्रीएम्बल के बेसिस पे केस लड़ना है और मेरे को ये. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इधर आओ बेटा निब्बा जी, अभी हमने आपको समझाया कि ये प्रीएम्बल जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है. तो फिर निब्बा आया वापस से भागते, किसके पास? अरे सर एक पॉलिटी पढ़ाते थे हमको, वो निब्बा निब्बियों की बहुत इज्जत करते थे. मैं उनके पास आया कि सर यार ऐसे ऐसे हो गया. तो मैंने कहा अरे भाई वो बात तो ठीक है, लेकिन तू प्रीएम्बल के बेसिस पे नहीं लड़ सकता. जो तेरे साथ हुआ ना, तेरे साथ वायोलेशन ऑफ क्या हुआ, आर्टिकल 19 और 21 का. तो आपको जो केस लड़ना है ना, वो केस लड़ना है वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 19 एंड 21 के बेसिस पे. आप प्रीएम्बल को साथ में कोट कर सकते हो, एक सपोर्टिव ले सकते हो, लेकिन आपका जो केस लड़ा जाएगा ना वो वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 19 और 21 के बेसिस पे हो जाएगा. तो प्रीएम्बल इटसेल्फ जस्टिसेबल है क्या? नहीं. लेकिन प्रीएम्बल किसी और के साथ अपन कोट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं क्या? हाँ. तो प्रीएम्बल इटसेल्फ जस्टिसेबल नहीं है. इट सर्टेनली डज नॉट हैव अ लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली सिंस इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ. इट इज नॉन जस्टिसेबल. Preamble acts as an aid during interpretation of other articles when the language is found ambiguous, confusing. Therefore, it only gets some kind of legal effect when read along with the constitution and not independent from it. Are you getting my point? 19 और 21 को कोड यूज करते हुए उनको आप यूज कर सकते हो रीडिंग अलॉन्ग में, लेकिन इंडिविजुअली नहीं. प्रीएम्बल इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर नॉर द लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट. एंड में मैं आपको एक लाइन है अपने सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के नाम से, द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड फॉर सो लॉन्ग. ये लाइट हाउस की तरह है. आप लाइट हाउस में घूम जाते हो ना, तो आप रोज के रोज लाइट हाउस को आप लाइट हाउस को कब यूज करते हो? जब आप घूम जाओ. तो आप रोज के रोज नहीं रेफर कर रहे हो, आप लाइट हाउस को तब रेफर कर रहे हो जब कंफ्यूजन है, एम्बिग्विटी है. इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, उसको समझने करने में बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है. उस टाइम पे कोई चीज कौन से थॉट से लिखी गई हो, बाद में कौन से थॉट से समझी गई हो, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है. तो कंफ्यूजन के टाइम पे किसको रेफर करेंगे अपन? प्रीएम्बल को. तो बेसिकली प्रीएम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट इंडिविजुअली जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. और उसका रीजन किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने. ये ठीक है. इसके साथ एक छोटी सी चीज है, वो लास्ट देख लेते हैं. प्रीएम्बल वैसे खत्म हो चुका है, लेकिन ये देख लेते हैं कभी आ जाए कि भाई ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में फर्क होता है क्या? बोले तो हाँ.
ठीक है। चीफ जस्टिस मार्शल ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट का मैं डायरेक्ट एक लाइन लेकर आया हूँ, उस लाइन से आपको इससे समझ में आ जाएगा। ऑर्डिनरी लॉज मीट सर्टेन कंटिजेंसीज और सर्टेन सिचुएशंस व्हाइल अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड फॉर एजेस टू कम एंड डिजाइन्ड टू अप्रोच द इमॉर्टैलिटी एज नियर एज ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस कैन अप्रोच। और सर बहुत सारी इंग्लिश होगी, मैंने तो समझ में नहीं पड़ा क्या कह रहे हो आप, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मैंने तो कुछ समझ। अरे भाई रुको तो सही, कोई एक लॉ है, मान लो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बनाया था, वो उस टाइम के काम का था ना, उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब कुछ था क्या? नहीं। आज की तारीख में उस लॉ को कहीं बहुत सारा आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिया है। क्यों? चीज़ें चेंज हो गई। वो उस नीड ऑफ द आर का लॉ था। ऑर्डिनरी लॉ किसके लिए होते हैं? सर्टेन कंटिजेंसीज, सर्टेन सिचुएशंस, व्हाइल अ कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव किसमें मेंशन है? प्रीएम्बल में। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब के लिए? एजेस टू कम। कॉन्स्टिट्यूशन अपना अमेंडमेंट्स होते हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए? जो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली रास्ता चेंज हो सकता है विद टाइम। 70 साल बीत गए भाई, दुनिया चेंज हो रही है, आप सेम कॉन्स्टिट्यूशन पे तो वर्क कर नहीं सकते। अमेंडमेंट्स आएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट, समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जो बेसिक कोर कंसेप्ट है, अपन आगे जाके पढ़ेंगे। केशवानंद भारती के साथ भी पढ़ा था ना अपन ने, उसमें एक अपना डॉक्ट्रिन आई थी। वो डॉक्ट्रिन को समझने के लिए अपन देखेंगे कि भाई जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो बेसिकली ऑर्डिनरी लॉ इज फॉर सर्टेन कंटिजेंसीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज फॉर एजेस टू कम। ये पूरा एक डेफिनेशन है कि भाई ये पाथवे है यहाँ पर पहुंचने। तो दिस समराइजेस अपना प्रीएम्बल।